मणिपुर का। मणिपुर में जो एक और बड़ी समस्या है, एक लाइन बोलकर फिर मैं झारखंड पर आऊंगा, कि देश के कुछ बड़े कारपोरेट, गिने हुए 1 या 2 कारपोरेट हैं जिनकी नजर लगी हुई है वहां के संसाधनों पर, और वो कारपोरेट झारखंड में भी उतने ही सक्रिय हैं जितने वो छत्तीसगढ़ में हैं, और उनकी कुछ कुछ गतिविधियां वो चाह रहे हैं कि बंगाल में भी शुरू हो। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। वो समूह कौन? मुझे लगता है कि फैसल जी का कनेक्शन कुछ गड़बड़ा रहा है। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, आधा मिनट, और अगर जुड़ जाता है तो ठीक है। मैं इस बीच एक चीज जोड़ दूं जो मणिपुर के बारे में फैसल जी ने कहा। फैसल जी लगता है जुड़ गए। नहीं, असल में मेरा इंटरनेट ठीक चलता है, आज ही पता नहीं क्यों थोड़ा। वहां पर पाम की खेती को लेकर के गोदरेज एग्रोवेट नाम की कंपनी को कुछ कुछ जमीन दिए जाने की बात हुई। इसके अलावा जो बड़े ग्रुप जो चर्चा में है अपने यहाँ, उनको भी वहां पर जमीनें पाम ऑयल ट्री की खेती के लिए, उनको उगाने के लिए जमीनें देने की बात है। जी फैसल जी। तो मैं यही कह रहा था कि ये जो पूरा पूर्वोत्तर भारत और जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है, जिसमें मैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को भी शामिल करता हूं, ये पूरी तरह से एक तरह से अपने प्राकृतिक संसाधनों की संपन्नता के कारण देश के सबसे प्रभावी जो इस समय ग्रुप हैं, अडानी समूह, उसकी निगाह पर है। इसके पहले कुछ समय पहले किसले जी जानते हैं कि हम मित्तल समूह ने काफी कोशिश की थी, जनता ने उसका काफी बड़ा प्रतिरोध किया, उनको यहां से अपनी परियोजनाएं वापस लेनी पड़ी। यही घटना वेदांता ग्रुप के साथ ही हुई थी। लेकिन संथाल परगना में अडानी ग्रुप प्रतिरोध आंदोलनों को दमन करने के बाद भी वहां एक पावर प्रोजेक्ट लगाने में सफल हुआ, जिसकी बिजली शायद उत्पादन शुरू हो गया है, जो बांग्लादेश अभी जाने को है। तो ये परिस्थिति है। 2 बातें मुझे यहाँ कहनी है जिसकी चर्चा बहुत जरूरी है, कि पूर्वोत्तर भारत के सभी 7 राज्यों के लिए संविधान में एक 6ठी अनुसूची का प्रावधान है, जिसमें हर आदिवासी समुदाय को, जो वहां जितने भी ग्रुप्स हैं, उनको 6 शेड्यूल के तहत अपनी काउंसिल बनाने का अधिकार है, और जल जंगल जमीन प्रशासन के उनके पूरे अधिकार हैं। उसी ढंग से 5वीं अनुसूची भी है, जो देश के 9 अभी तो 10 राज्यों में तेलंगाना के बाद है वो, उसमें झारखंड भी एक प्रमुख राज्य है। लेकिन यहाँ काउंसिल बनाने की योजना नहीं है। लेकिन जब संविधान की जो में संशोधन होकर जो पेशा एक्ट बना था, उसके तहत ग्राम सभाओं के अधिकार को, और उसके तहत जल जंगल जमीन और छोटे मोटे जो ये मिनरल्स हैं, उसके अधिकार का नियंत्रण गांव सभाओं को देने की बात कही गई थी। लेकिन झारखंड सरकार ने पिछले 23 सालों में, और उसके पहले के 2 साल और अगर 3 साल हम जोड़ दें, तो लगभग 26 सालों में उस पर कोई नियमावली नहीं बनी है और वो लागू नहीं हुआ। इस पूरे संवैधानिक प्रावधानों के हनन के कंटेक्स्ट में अगर हम देखेंगे, तो झारखंड की कुछ अपनी ताकत है, जो शायद हमको लगता है देश के अन्य आदिवासी अंचलों की तुलना में ये भिन्न है। यहाँ जो भी लड़ाइयां अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई, और बाद में जो झारखंड आंदोलन बड़े पैमाने पर हुआ, उसके बुनियाद में 2-3 बातें साफ थी। वो था कि एक साम्राज्यवाद का खुला विरोध था, और इसके साथ साथ सामंतवाद का भी विरोध था, जो जमींदारी पर था, अंग्रेज अपने जमाने में यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे थे, और बाद के दिनों में जो वो यहाँ पूरी तरह हावी भी हुआ। दूसरी बात ये थी उसमें कि इस राज्य के सभी आदिवासी और मूलवासी समूह मिलकर उन लड़ाइयों को लड़ रहे थे। जैसे संथाल हुल में 30,000 लोग अगर शहीद हुए, तो उसमें संथाल थे, तो उसमें वहां के मूलवासी भी थे, जो वहां के लोकल मुसलमान थे, वो भी उसमें शामिल थे, और बड़ी संख्या में उनकी शहादत हुई, उनको जेल भेजा गया, उनको बहुत सारी यातनाएं दी गई, और लंबी जेल यात्रा पर उनको गुजारना पड़ा। उसी ढंग से बिरसा मुंडा के उलगुलान को अगर आप देखेंगे, वो तो सिर्फ मुंडा की लड़ाई नहीं थी, उसके पीछे जो इस इलाके के जो दूसरे आदिवासी समुदाय थे, उसका भी उनको समर्थन और सहभाग सक्रियता के साथ उसमें शामिल था। डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह ने इस पर बहुत गंभीरता से काम किया है, और जो बिरसा मुंडा का उनका अध्ययन है,
उसमें इन सारी बातों को उन्होंने रेखांकित किया। इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो झारखंड में मूलवासी और आदिवासी ये दो शब्द बहुत चर्चा में होता, और इन दोनों की सांस्कृतिक विरासत एक है, इन दोनों की लगभग भाषाई समृद्धि एक जैसी है, और दोनों के बोलचाल यानी संपर्क की जो भाषा है उसमें भी एक तरह की खास यूनिटी है। इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो झारखंड में झारखंड आंदोलन ने एक अलग किस्म के अपने झारखंडी राष्ट्रीयता का विकास किया है, और इस झारखंडी राष्ट्रीयता का परिणाम हुआ कि 2000 में ये राज्य गठित हुआ। हालांकि उसके पीछे पॉलिटिकल बहुत सारे इरादे थे, वो जो इनका एक झारखंड का सांस्कृतिक जो उनका आंदोलन था जो बनाने की बात थी, जिसमें बंगाल का भी हिस्सा था, छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा था, उड़ीसा के भी कुछ जिले थे, वो तो नहीं हुआ। लेकिन झारखंड को एक छोटा मोटा जो झारखंड का एरिया था, आदिवासी बहुल का एरिया, वहां इनको वो राज्य मिला। अब समस्या यह है कि इस झारखंड में भी प्रकृति ने भरपूर संसाधन दिए, जंगल दिया है, जंगल में बहुत सारे ऐसे कीमती उत्पाद दिए हैं जिन पर निगाह सारी दुनिया में बड़े बड़े कारपोरेट्स की रही है। जैसे कि मित्तल ग्रुप जो ब्रिटेन का था उसकी निगाह थी। अब भारत के कारपोरेट का जब से नियंत्रण बढ़ा है पिछले 10 सालों में अडानी समूह का, तब से वो उसकी पूरी निगाह यहाँ पर है। और यहाँ की पूरी पॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ तो जरूर जाती है, लेकिन उसकी सामाजिक ताकत उतनी मजबूत नहीं है। अगर शहरी अंचल को छोड़ दिया जाए, जहां नौकरी पेशा लोग और बाहर से लोग आकर रह रहे हैं, उनके आधार को अगर छोड़ दिया जाए तो झारखंडी समूहों के बीच में उनकी यूनिटी उतनी मजबूत नहीं दिखती है। हालांकि भावनात्मक स्तर पर वो कई बार वोट लेने में सफल हुए हैं और जीते भी हैं। तो इस कंट्राडिक्शन में इस समय कोशिश झारखंड में, बंगाल में यह हो रही है कि जो यहाँ के मूलवासियों का एक तबका है उसको खड़ा किया जाए और उसको आदिवासी होने का यह बोध कराया जाए, जो कभी रहे होंगे शायद, क्योंकि उनमें भी टोटेम प्रणाली है जैसे कि आदिवासियों में है, उनकी भी बहुत सारी संस्कृति, भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, पर्व त्योहार, संस्कार सब एक जैसे हैं। तो उसको जगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये जो सामाजिक सद्भाव जो सदियों के जनसंघर्षों से पैदा हुआ है, इसको इतनी आसानी से ब्रेक झारखंड में होने दिया जाएगा, इसकी संभावना मुझे अभी तक नजर नहीं आती। वैसे संभावनाएं पूरी हैं, जिस ढंग से कोशिश की जा रही है सरना के भीतर हिंदू आदिवासी का एक बोर्ड क्रिएट करके ईसाइयों के खिलाफ खड़ा करने का। और लेकिन यहाँ एक फर्क हमको यह समझना चाहिए कि झारखंड के आदिवासी जो यहाँ 32 तरह के आदिवासी समूह रहते हैं, उनके भीतर कभी आपस में टकराव नहीं हुआ। जो पूर्वोत्तर भारत में अक्सर बहुत लंबे समय से, भारत की आजादी के पहले भी शायद ऐसी घटनाएं हुई हैं कि वो आपस में टकराए हैं, लेकिन इस जोन में, झारखंड के इलाके में, छत्तीसगढ़ के इलाके में, बंगाल के इलाके में और उड़ीसा के इलाके में इनके आपसी टकराव नहीं हुए। इनके भीतर दूसरे ढंग के कुछ सांस्कृतिक सवाल जरूर कभी कभार उठे हैं, लेकिन वो कभी हिंसक टकराव में नहीं बदला। लेकिन इस समय पिछले 2-3-4 सालों से यह कोशिश झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रही है। और पश्चिम बंगाल में जो अभी एक कुर्मी जनजाति, कुर्मी मूलवासियों का एक आंदोलन खड़ा हुआ कि उनको एसटी का दर्जा दिया जाए, हालांकि वो ओबीसी का दर्जा जो अभी यहाँ की सरकार ने दिया है, उसमें उनको 27% आरक्षण का प्रस्ताव किया गया, जिसे राज्यपाल ने ठुकरा दिया है। वो अभी प्रस्ताव विधानसभा में फिर आने की चर्चा है और शायद वो जाएगा, वो अपनी जगह है, लेकिन वो कोशिश हो रही है। लेकिन बंगाल की कलकत्ता के हाईकोर्ट ने उनकी अपील, उनकी याचिका को खारिज कर दिया और वो आंदोलन थोड़ा थम गया। लेकिन इसकी आग जहां तहां चिंगारी के रूप में फैल रही है, वो कब विस्फोट करेगी इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी झारखंडियों की एकता और जो उनकी सांस्कृतिक विरासत है, इसकी ताकत किसी अन्य राज्य की तुलना में ज्यादा उनको मजबूती प्रदान करती है।